अरे भाई, यहाँ माधव नाम का कोई रहता है? माधव? उसके साथ 15-16 बरस की उसकी भतीजी है। माधव साथ में भतीजी? हाँ। यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। घर चला गया पता नहीं। माधव और साथ में भतीजी? यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। इतनी देर क्यों लगा दी? माधव को खोज रहा था, लेकिन उस वक्त कोई पता नहीं चला। फिक्र न कीजिए, आपका भाई आपको जरूर मिल जाएगा। वो तो समझा, लेकिन अच्छी तरह तलाश करने के लिए लोग लगाने पड़ेंगे, इश्तहार देने पड़ेंगे, रुपयों की जरूरत होगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया माला। सिर्फ इसलिए? हाँ, अगर तुम मुझे मेरी पुरानी नौकरी दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो तो आप ही की है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया था। हाँ, इसलिए बुलाया था। लेकिन तुम्हारे पति, वो तो मुझे नहीं जानते। उनसे तो पति? हाँ, जो दिन जेल में आए थे, उनसे तो तुम्हें कहना चाहिए ना कि आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या सोच लिया माला? कि वो मेरे पति हैं। तो तुम्हारे पति नहीं है? फिर कौन है तुम्हारा पति? मेरा कोई पति नहीं। तो उस दिन जो जेल में आए थे वो तो वकील साहब थे। वो तो क्या अब तक तुमने शादी नहीं? आखिर क्यों? किसी ने मुझे पसंद ही नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी की मालकिन हो, तुम्हें कोई पसंद न करे? नहीं, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। हा? मेरा मतलब पिताजी सब कुछ आप ही के नाम कर गए। वो तो मैं समझा कि पिताजी सब कुछ मेरे नाम कर गए, लेकिन क्या करूं माला? हाँ, उन्होंने वसीयत की है। ये आखिरी वक्त तूने क्या सोची? नहीं माला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी नौकरी चाहिए। मगर आप नौकरी करेंगे किसकी? खुद अपनी? हाँ, यही समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने वसीयत में इस तरह। सुनिए, मैं अभी वसीयत ले आती हूँ, फिर आप सब कुछ समझ जाओगे। नहीं माला, इसकी जरूरत नहीं। मैं कुछ तो समझ ही रहा हूँ कि उन्होंने मुझे जमींदारी में हिस्सा क्यों दिया, और ये भी समझ रहा हूँ कि 15 साल तुमने। समझ गए? शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं जेल में था 15 साल, कुछ दिमाग में। तुम कुछ नहीं समझोगे। नहीं माला, देखो, मैं तो कोई हूं नहीं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी में हिस्सा दिया। 15 साल तुमने इंतजार किया, किसके लिए? माला, माला, मैं सब नहीं, 2 साल का लगान हमसे कैसे दिया जाए? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ हुजूर, माफ करवा लो सरकार। अरे भाई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरे बस की बात नहीं है। आप माई बाप हैं हुजूर, आप सब कुछ करा सकते हैं। हाँ हुजूर, हाँ हुजूर। देखो भाई, इस वक्त मुझे तंग मत करो, तुम लोग बाहर जाकर बैठो, मैं मालिक से बात करूंगा। जाओ, इस वक्त मुझे बहुत काम है। हाँ, जाओ। ए सनातन जी, हाँ, तूने बटुक चौबे का हिसाब तैयार किया या नहीं? हो जाएगा मुनीम जी, हो जाएगा। यहाँ मेरी जान पर बन रही है और तुम कहते हो कि हो जाएगा। आज अगर बटुक चौबे का हिसाब तैयार ना हुआ तो मेरी नौकरी की खैर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? काम ही तो कर रहा हूँ सरकार। काम कर रहे हो या मक्खियां मार रहे हो? हुजूर आ गए। नमस्ते। बटुक चौबे के कागजात तैयार हुए? जी, अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। आप सारे कागजात लेकर वकील साहब के पास पहुंच जाइए और उनसे कह दीजिए बाकी रुकनों के लिए दावा दायर कर दें। जो हुक्म सरकार का। बटुक को सबक दिए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या बात? जी, अपने मंदिर मोहल्ले की प्रजा आई है। किस लिए? वो चाहते हैं कि लगान माफ कर दी जाए। एकदम नहीं माफ नहीं की जाएगी। उन सब ने बटुक के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही दी थी। मैं एक से बदला लेना चाहता हूँ। भगा दीजिए उन सबको। जी, जो आज्ञा। मुनीम जी। हाँ, माधव की कोई खबर नहीं मिली? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिली। अभी तक खबर नहीं मिली? क्या कर रहे हैं आप लोग? हुजूर, कोशिश तो कर ही रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? फिर से अखबार में इश्तार दे दीजिए और ये भी लिख दीजिए कि जो उसकी खबर दे सकेगा उसे काफी इनाम दिया जाएगा। जैसी मर्जी।
शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। हाँ, हम कहाँ जाए? हाँ, तेरा क्या नाम है? चंदू। हाँ, तेरा नाम? मंगल। हाँ, तुम लोग 4 नंबर गोदाम में जाओ। हाँ, तुम लोग 1 2 3 4 5 5 नंबर गोदाम में जाओ। और तुम लोग सब गोदाम में जाओ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ ना, काम करो, देर हो रही है। अरे दुबे, ओ दुबे, तो भाई कलकत्ते से है? कितने दिन लगा दिए तुमने? खबर मिली? हाँ, बड़ी मुश्किल में पता चला। आओ, बैठो। मैं तो पहले ही जानता था, आखिर पढ़े लिखे हो ना, इसीलिए पता लगा लिया। और मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, इसीलिए कई बार जाकर ठोकरे खाया। अच्छा, बड़े भैया से मुलाकात हुई? उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, 2 महीना पहले उनकी रिहाई हो चुकी है। लेकिन पंडित, 15 साल पूरे होने में तो अभी दिन बाकी है ना? हाँ, अपने हिसाब से तो 3 महीने। हाँ, 3 महीने। तो फिर वो गए कहाँ? ये तो कोई नहीं बता सका। अरे पंडित, आखिर बड़े भैया गए कहाँ? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? अरे दुबे, तुम तो बिल्कुल बुद्धू निकले। कम से कम पूछ तो आते कि बड़े भैया कहाँ है। अरे पंडित, अब मैं क्या करूँ, बोलो ना। माधव, मैं... अरे धत तेरी की, तुम दिन भर बैठ के अखबार पढ़ते रहो। ओह, देखता हूँ तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। मुझे ही जाकर ढूंढना होगा। माधव चाचा घर में हैं? चाचा जी घर पे नहीं है। सच? तब तो मैं बड़े अच्छे मौके पर आया। क्या मतलब? मतलब यही कि तुमसे घुल मिल के बातें कर सके। और कोई काम नहीं रह गया? बस यही रह गया। समझी? क्या समझी? नहीं। आशा, सुनो ना। नहीं सुनोगी? नहीं, तुम फिर शरारत करोगे। मोहब्बत में शरारत जायज है, मगर शादी के बाद। शादी तो हम लोग भी कर लेंगे। सुनो तो। नहीं सुनोगी? नहीं। अरे अब बोलो, पकड़ लिया ना? मैंने मौका दिया तब ना, नहीं तो कैसे पकड़ लेते? कुछ भी कहो, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगे? क्या करूं? सजा दूंगा। ऊपर देखो। देखो। नहीं, मैं तुम्हारी आदत जानती हूँ। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर कहीं ऐसे होते? बिल्कुल ऐसे होते। जाओ। चाचा जी, वो मैं जरा वो अरे वो डॉक्टर, ये साइकिल यहाँ क्यों रख दी? कोई चुरा ले गया तो? मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा, मुझे मालूम है आजकल तुम्हारा ख्याल किधर रहता है। जी? पिताजी को चिट्ठी लिखी? जी नहीं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत नहीं मिलती? मेरी भतीजी के साथ रोज रोज आंख मिचौली खेलने की फुर्सत तो मिल जाती है ना। चाचा जी, तुम बिल्कुल पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ। कल तक तेरा बाप मुझे पागल कहता रहा, तेरी माँ भी मुझे पागल ही समझती रही, और आज तूने कह दिया। ठीक है, मगर मैं देखता हूँ तुम दोनों की शादी जल्दी करनी होगी। डॉक्टर जी, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे पता ठिकाना लिख दो, मैं जाकर तुम्हारे पिताजी से सब तय कर लेता हूँ। आप पिताजी से मिलेंगे? हाँ, क्यों? आपको शायद मालूम नहीं, पिताजी बड़े सख्त मिजाज के हैं। अच्छा, तभी तुम उनसे डरते हो? जी। लेकिन डॉक्टर, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम मुझे पता ठिकाना दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। तो आप ऐसा कीजिए, पुरंदरपुर स्टेशन पर उतरकर आप किसी से भी पूछ लीजिए बटुक चौबे। क्या नाम बताया? बटुक चौबे। बटुक चौबे, बंदरपुर? जी नहीं, पुरंदरपुर। बटुक चौबे, पुरंदरपुर। हाँ, याद रहेगा। बटुक चौबे, पुरंदर। अब 300, 4 आना 4 पाई, बाकी बचे 75,000। हम लोग मुकदमा जीत गए। अदालत में बटुक के खिलाफ 5,000 की डिग्री भी दी। और हुजूर, रुपयों की गैर अदायगी में अदालत ने हुक्म दिया है कि उसकी सारी जायदाद नीलाम करवा दी जाए। बहुत अच्छा हुआ, इतने दिनों बाद मेरा बदला पूरा हुआ। ये खुशखबर मैं खुद उसको सुनाना चाहता हूँ। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। बहुत अच्छा। अब पता लगेगा शैतान के बच्चे को। बेटा, बटुक चौबे का मकान किधर है? सामने जो बड़ा मकान है वही है। अच्छा। बटुक चौबे को आप पहचानते ही नहीं? खूब पहचानता हूँ।
औरत की मजबूरी से फायदा उठाकर जमीन पर कब्जा करने वाले बटुक चौबे को कौन नहीं पहचानता, लेकिन मैं आपके विष्णा तोड़े बगैर नहीं रहूंगा। जमीन की कीमत के 5,000 रुपए मैं सूद ब्याज के मुझे चाहिए। मैं आपको 1 महीने की मोहलत देता हूँ। रुपए आपको मिल जाएंगे। मेरे लड़के की शादी होते ही पाई पाई आपको चुका दूंगा। बटुक जी, आजकल के जमाने में 5,000 रुपए दहेज में मिलना जरा मुश्किल है। इससे आपको मतलब? लड़का मेरा डॉक्टर है, अच्छी नौकरी करता है, और फिर बलरामपुर के जमींदार साहब की छोटी लड़की से उसकी मंगनी तय हो चुकी है। ठीक है, आप 1 महीने में मेरा हिसाब चुका दीजिए, वरना तालाब के उस पार वाली जमीन जो आपकी है उस पर मैं जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा। याद रहे ये बात। याद रहेगी। किसकी शादी? अजी आपकी शादी तो होने से रही, मैं मदन की बात कह रहा था। मदन, मदन, डॉक्टर मदन। ओ मदन। उसके साथ मेरी भतीजी की शादी होने वाली है। अरे वो जब होगी तब होगी। सुनिए मुनीम जी। हाँ जी। हम इस जमीन का कब्जा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। कैसे छोड़िएगा साहब? ये जमीन भला छोड़ी जा सकती है? जरा दम लो ना भाई, पहले मेरी बात खत्म हो जाए तब कह देना। हाँ तो चौबे जी, आपको ये रिश्ता मंजूर करना ही होगा। अरे जबरदस्ती है क्या? हाँ हाँ जबरदस्त है। 5,000 रुपए गिन सकते हो? अरे किसके मुंह लग रहे हो मुनीम? पहचानते? आप पहचान गए, खुफिया के पुलिस हो ना। अरे चौबे जी, 5,000 की क्या बात करते हो? अरे मैं अपनी भतीजी के लिए जान तक देने को तैयार हूँ। आज अगर बड़े भैया होते तो फिर चिंता किस बात की थी। जो भी हो, आप शादी पर आने वाले हैं या नहीं? मुनीम जी वो 11,000। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। दूंगा। कर दो। मुनीम जी तो फिर आप आइएगा ना? अरे बाबा क्या मुसीबत है, आऊंगा। वो मुनीम जरूर आइएगा जी। ओहो जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा अच्छा। मुनीम जी वो कोरट का देखिए, आपने वादा किया है। भूलना कपास चुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि पागल खाने से छूट कर सीधा यहाँ आया। मेरे बेगी शादी करवा देगा। मुनीम जी जी। बलरामपुर के चौधरी साहब है ना? हाँ जी। उनको कहलवा दीजिए कि आते इतवार को हम दोनों मदन की मंगनी करने चलेंगे। जी अच्छा। बस। कब खिलाओगे? अरे पंडित, तुम तो बस अभी से खाऊं खाऊं करके मरे जा रहे हो। याद है बड़े भैया की शादी में भी तुम पेट बजाते रहे, सब गुड़ गोबर कर दोगे। सुनो सुनो, कैसा आनंद आ रहा है। चाचा जी, हाँ। वो दूल्हा आपको बुलाता है। क्यों? क्या वो भी पंडित की तरह खाऊं खाऊं कर रहा है? चल तो देखो। क्यों डॉक्टर, अब तुम्हें क्या हुआ? जी पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? अब मुझसे वादा किया है तो जरूर आएंगे। वक्त तो हो चुका। हाँ हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें आपकी बात पर यकीन न आया हो और उन्होंने आपको पागल समझाओ है? सुना पंडित, पागल। देखा पंडित, पागल। अरे डॉक्टर, अगर तुम्हारे पिताजी मुझे पागल समझते हैं तो फिर वो क्या हुए? मगर पिताजी के आए बगैर ये शादी करना क्या कहते हो डॉक्टर? मंडप की स्थापना हो चुकी, देव प्रतिष्ठित हो गए और शुभ लग्न समीप आ गया। यदि इस लग्न में विवाह न हुआ तो माधो, तो तुम तो मरे और साथ में तुम्हारी बेटी का भी सर्वनाश हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं। मैं ये सोच रहा था कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं आए तो तुम ब्याह नहीं करोगे? जी करना क्या मुनासिब होगा? नहीं नहीं, लग्न बीत जाने पर मेरी बेटी का सर्वनाश करना मुनासिब होगा। मैं पूछता हूँ डॉक्टर, ब्याह तुम्हें करना है या तुम्हारे बाप को? दूल्हे को मंडप में बुलाया है। मैं नहीं जाता। जाओगे कैसे नहीं? मालती पकड़ तो वो कान। अरे छोड़ो बाबा, छोड़ो, मैं चलता हूँ। सीधी तरह चलो चलो दूल्हे राजा, हमारी पलटन से पार नहीं पाओगे। अच्छा बाबा, चलता हूँ चलो। अब ठीक हुआ। हाँ ठीक तो हुआ, लेकिन उसके पिताजी ने आने को कहा था, आया क्यों नहीं? अरे मत आने दो, अपना काम तो पूरा हो गया ना। लो चलो, गर्मा गर्म पूरियां उतरवाने का प्रबंध करें। हाँ हाँ, दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन तुम्हारे पेट की आग बुझनी चाहिए। चलो सबसे पहले तुम्हारे ठूसने का बंदोबस्त करता हूँ। जब देखो हाय पूरी हाय कचौरी, हाय पूरी हाय कचौरी। आइए।
आइए। मदन, मदन। अरे पिताजी आ गए, अब क्या होगा? तुम इतना डरते क्यों हो? मैं डरता क्यों हूँ? तुम्हें मालूम नहीं, पिताजी के नाम से शेर और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं। अच्छा, क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम ठीक कर सकोगी? हाँ, लेकिन पहले तुम्हें ये मंजूर करना होगा कि मैं तुम्हारी हाकिम हूँ। एक बार नहीं, 1000 बार मंजूर कर लूंगा, अगर तुम पिताजी को मैनेज कर सके। ओ बेटा मदन, बैठी चौधरी साहब, बैठी। बस सगन, क्या अच्छा, कितना अच्छा वक्त है। सगन होते ही पहली गाड़ी से हम लोग चलते। हाँ। बेटा मदन, जरा एक गिलास पानी तो भेज देना। मैं कहता हूँ चौधरी साहब, आपकी बेटी राज भोगेगी, राज। और फिर देखिए यहाँ की आबोहवा कितनी सुंदर है, और हर चीज खाने पीने की निहायत सस्ती। अच्छा, दूध बहुत बढ़िया, घी लाजवाब, यहाँ तक कि मैं आपसे, हाँ लीजिए आप पीजिए। अच्छा, कौन? बेटी, मैं तुम्हें पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? अजीब आदमी है चौबे जी। आपने आने का वादा किया था ना? वादा किया था? कैसा वादा? ये लो, इतनी जल्दी भूल गए? अरे आपने अपने बेटे की शादी में आने का वादा किया था। खैर, आप न आए न सही, मैंने अपनी भतीजी की शादी आपके बेटे से कर दी। शादी कर दी? हाँ, ये रही आपके घर की लक्ष्मी। क्या कहते हो तुम? कोई बुरी बात तो नहीं कहता। ऐसी चांद जैसी बहू आपके बेटे को 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। हाँ। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं? अच्छा चौबे जी, मालूम तो सब कुछ हो ही गया है, गाड़ी खड़ी है, चलता हूँ, नमस्ते। सुनिए, सुनिए तो, क्या करूं, क्या करूं? कहाँ है वो नालायक, कुल की मान मर्यादा का सर्वनाश करने वाला? कहाँ है वो? है, यही है, आपके डर से छुप गया है। अरे डॉक्टर, ओ डॉक्टर, आओ। ये रहा। मदन, इधर आ। ये आदमी जो कुछ कह रहा है ठीक है? बोल, बोलता क्यों नहीं? जी हाँ, हाँ पिताजी, इससे तो अच्छा तूने मुझे 50 जूते मार दिए होते। उधर मैं शादी की बातचीत तय कर आया हूँ, लेनी देने की बात पक्की हो गई है, और तू इधर। मदन, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी बेटी इसी बहाने ससुराल भी हो आएगी। मेरे साथ अकेला मदन जाएगा। और मेरी बेटी? जहन्नम में। अरे गहरे नत्थु खैरे की बेटी चौबे जी के खानदान की बहू नहीं बन सकती। चौबे जी, मुंह संभाल के बात करो, ये मेरे बड़े भैया की बेटी है, समझे? अगर वो यहाँ होते तो तुम्हें बस, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। मदन, तैयार हो जाओ। मदन, तैयार हो जाओ? ऐसे कैसे तैयार हो जाओ? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप अपने बेटे के साथ अपनी बहू को भी ले जाइए। आखिर इस बेचारी का क्या कसूर? आपके बेटे ने देखभाल कर शादी की है। अरे वो डॉक्टर, चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को एक शर्त पे ले जा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्रतिज्ञा करो कि आज से मेरे गांव के सरहद में कभी कदम नहीं रखोगे। की प्रतिज्ञा? और अगर भूल से भी कभी कदम रखा तो धक्के मार के बाहर निकलवा दिए जाओगे, याद रहे। हाँ, याद रखूंगा। अरे मेरा क्या है, मेरी बेटी चैन से रहे, फिर भला मैं वहां क्यों जाने लगा है? बेटी, आज से तू अपने सास ससुर को ही माँ बाप समझना है? तुम मुझे देखने कभी नहीं आओगे। तू रोती क्यों है बेटी? वहां तू सुख चैन से रहेगी, तेरा घर बार होगा, और अगर मैं न भी गया तो हर्जी क्या है? आखिर तू रहेगी तो मेरी बेटी ना? चाचा, जी छोटा नहीं करते बेटी, जी छोटा नहीं करते, जी छोटा नहीं करते बेटी। नमस्कार चौबे जी। नमस्कार। खबर मिली कि बेटे की शादी करा के बहू ले आए और हमें खबर तक देना मुनासिब नहीं समझा। तो ये है बलरामपुर के चौधरी की छोटी लड़की। अजीब, क्या पूछते हैं? बेटी, जमींदार साहब को प्रणाम करो। बस रहने दो बेटी। ओ, मुंह दिखाई तो कुछ देनी चाहिए, और साथ कुछ है नहीं। खैर, ये लो बेटी। ले लो, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। बहू तो आप अच्छी लाए हैं। जी हाँ, बहू तो बहुत अच्छी है, पर क्या बताऊं, एक जालसाज के चक्कर में पड़ के मैं तो तबाह और बर्बाद हो गया।
दुनिया में कोई जालसाज पैदा नहीं हुआ जो आपको तबाह और बर्बाद कर सके चौबे जी। खैर, आपको अपना वादा तो याद होगा कि शादी के बाद रुपया या जमीन। जी हाँ, याद है। हाँ बेटी। और ये भी याद होगा कि अगर आप न दे सकें तो मैं क्या करने वाला हूँ। जी हाँ, आप क्या करने वाले हैं वो भी मालूम है। जी हाँ। चलो बेटी, आ बेटा। कमबख्त, तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आप चिंता न कीजिए पिताजी, मैं कमा के सारा कर्जा चुका। तू कमा के सारा कर्जा चुका देगा और उधर वो जमीन पर कब्जा करने के लिए कमर कस के बैठा है। लेकिन हम कब्जा होने दे तब ना। आप देखते जाइए पिताजी, न हम जमीन देंगे न रुपए। ना हम जमीन देंगे न रुपए। बड़ा आया बहादुर। आप देखिए तो सही। अच्छा, ये भी देख लेता हूँ। आप बेशक देख लीजिए। अरे छत्ती क्या मुसीबत है। ओ माधव चाचा, अरे अब तक सो रहे हो? सीटी कब की बज रही है? बजने दो। 15 दिन तो गैरहाजिर है, फिर भला नौकरी कैसे रहेगी? चलो उठो, कामकाज में रहने से मन लगा रहता है। अरे बेटा, कामकाज से तो मुझे छुट्टी मिल गई। आशा बिटिया थी तो कामकाज में मन लगा रहता था। वो ससुराल चली गई, मुझे भी छुट्टी मिल गई। अब क्या है, जब चाहा उठा, जब चाहा सो गया। मुझे कहने वाला है कौन है? माधव! अरे ये पंडित आकर फिर बकबक करेगा। उससे कह दो बेटा मेरा जी ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे माधव! अरे माधव, तुम विश्राम कर रहे हो? उठो उठो। सोने दो मुझे। कार्य क्षेत्र में नहीं जाओगे? तुम जाओ ना पंडित। जाता हूँ, किंतु माधव आज प्रातःकाल की डाक से आशा बिटिया का पत्र आया है। पत्र? चिट्ठी? आशा बिटिया की चिट्ठी? देखो देखो। देखा पंडित, है कितनी अच्छी लिखाई है, कितनी अच्छी लिखाई है। आखिर है तो मेरे MA पास भैया की बेटी, मेरी बेटी आशा की चिट्ठी। पंडित, जिंदगी में पहली बार मेरे नाम ये चिट्ठी आई है। मेरी बेटी आशा की चिट्ठी, मेरी बेटी आशा। पढ़ो तो पंडित, पढ़ो तो क्या लिखा है। लिखा है, पूज्य चाचा जी को बहुत बहुत प्रणाम। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैं यहाँ राजी खुशी हूँ। घर बहुत बड़ा है। होगा होगा। सब लोग मुझे बहुत चाहते हैं। क्यों नहीं, मगर तुम्हारे बिना जी नहीं लगता। तुम्हें देखने को मन बहुत चाहता है। मन तो मेरा भी चाहता है बेटी। और कुछ दिनों से मेरी तबीयत जरा खराब थी। क्या? तुम्हारी बेटी आशा। फिर से पढ़ो पंडित। तुम्हें देखने को मन बहुत चाहता है और कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी? चाचा जी, तुम्हें देखने को मेरा मन बहुत चाहता है। तबीयत खराब थी? पंडित, आशा की तबीयत जरूर खराब होगी। सामान्य ताप होगा, चिंता करने तुम नहीं समझते पंडित, जब उसने लिखा है तो जरूर तबीयत खराब होगी। तुम तो जानते हो कितनी मुंह चोर लड़की है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा पंडित। किंतु माधव, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी। करनी थी कर ली, मगर बेटे की बीमारी का हाल सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता। मैं जाऊंगा पंडित, मैं जरूर जाऊंगा। भले ही धक्के मारकर निकाला जाऊं, बेइज्जत हूं, मगर मैं जाऊंगा जरूर पंडित। मैं जरूर जाऊंगा, मैं जाऊंगा पंडित। आशा, बेटी आशा, बेटी आशा, बेटी आशा। कैसी है बेटी? चाचा जी, तेरी बीमारी का हाल सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। अब तो तू अच्छी है ना? हाँ चाचा जी, लेकिन यहाँ बड़ी मुसीबत चल रही है। मुसीबत? मदन कहाँ है? घर के सब लोग दिखाई नहीं देते। वो जमींदार के साथ लड़ने गए हैं। लड़ने गए हैं? हाँ, दोनों तरफ से बहुत से आदमी बुलाए गए हैं। बड़ी जोरों की लड़ाई हो रही है। मदन भी गया है? तेरे ससुर भी गए हैं? तब तो मुझे भी जाना चाहिए।
आप यहाँ क्यों आ गए? वहाँ दंगा फसाद हो रहा है, आप घर जाइए। घर चला जाऊं? क्यों? तुम समझते हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ले नहीं सकता। ये बात नहीं चाचा जी, उन लोगों की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी डर से तुम भागना चाहते हो? अरे डर किस बात का है? मैं देखता हूँ उन लोगों को। ला डंडा। चाचा जी देखते क्या हो? आओ मेरे साथ। मंगल, अरे पुट्ठा कौन है? अरे तो बड़ी फुर्ती से लग रहा है। अरे मंगल 6 की स्कूल की इज्जत गई। अरे तो यार छुप जा। चाचा जी क्या हुआ? और वो हर का कब्जा तो मिल गया है हजूर। अपन एक जख्मी आदमी हम अपने साथ ले आए हैं। कहाँ है वो? हुक्का बाहर कुठरिया में पड़ा है। हाँ, उसे यहाँ क्यों ले आए? उसने हमारे खिलाफ गवाही दे दी तो? अरे हुक्म दिया जाए महाराज। खत कर दो, उसकी लाश कहीं गाड़ दो। चल जल्दी। अरे जो हुक्म क्या हुआ? किसे कत्ल करने का हुक्म दिया है? बटुक उसी आदमी को जिसकी वजह से तुमने खून करने का हुक्म दिया? हाँ। कहाँ जा रही थी? राम सिंह उसे जान से मार डालेगा। यही मैंने उससे कहा है माला। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जिम्मेदारी जाती है तो जाए, मगर मैं किसी का खून नहीं होने दूंगी। माला, माला। राम सिंह, राम सिंह, मुंह दबा, आवाज ना निकले। राम सिंह, राम सिंह, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? मालिक का हुक्म है तो जान से मार के खोद के काट दूं। खबरदार, ये सब बंद करो। मालिक का जो हुक्म है। मैं कहती हूँ बंद करो। राम सिंह, काम हुआ? खामोश करो। जी माँ जी ने। मैंने मना किया है। माला, मैंने तुमसे कहा तुम मेरे काम में दखल मत दो। जाओ। खबरदार, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। माला, तुम नहीं जानती जिसकी वजह से तुम्हारे पिताजी जिंदगी भर परेशान रहे, जिसकी वजह से मुझे 15 साल जेल काटनी पड़ी, मुझे अपने भाई और बच्ची से बिछड़ना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी का खून करो। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं समझती माला, अगर बटुक पुलिस लेकर यहाँ आया और उसे जिंदा पाया तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, मुझे फिर जेल काटनी पड़ेगी। जाओ। माँ जी, मैं कम कहीं कहा गया। नहीं, ऐसा मत करो। हट जाओ माला।
भैया, बड़े भैया, माधो, माधो, बड़े भैया, अरे मैं तुझे मार रहा था भैया। कहाँ था इतने दिनों तक? तुझे कितना ढूंढा और आज 16 बरस बाद मिला भी तो किस तरह माधो। तो अगर मैं तुझे मार डालता तो बड़े भैया, अब तो तुम मुझे मिल गया बड़े भैया। तुझे कितनी चोट लगी माधो बड़े भैया। अरे तू कितना बुढ़ा हो गया रे, मुझे भी सफेद हो गई, तो मुझसे भी बुढ़ा हो गया। तुम ही ने तो मुझे बूढ़ा बनाया बड़े भैया। चाचा, चाचा जी, चाचा, कहाँ है मेरा चाचा? छोड़ दो मेरे चाचा को। बोलो कहाँ है? आशा, मेरी बेटी। चाचा जी, आशा, मेरी बेटी। चाचा जी, तुम्हारे माथे से अब तक खून टपक रहा है। टपकने दे बेटी, टपकने दे। खून की इन्हीं बूंदों से तो तेरे बाप का कर्जा चुका रहा हूँ। बड़े भैया, ये तुम्हारी बेटी आशा है, बटुक के बेटे की बहू। हाँ हाँ, मैंने डॉक्टर मदन से इसकी शादी कर दी है। बेटी, ये तेरे पिताजी। तो मेरी बेटी, ये छोटी सी थी तुम। माला, जानती लोग कौन है? ये है वही मेरा पगला भाई माधव, मेरी भाभी। ये मेरी बेटी आशा। इनकी माथे से अभी तक खून टपक रहा है। देखो, अरे राम सिंह, जल्दी डॉक्टर को बुला। माधव घर चल। ये रहा शंकर मिश्रा, इसने मेरे समधी को जख्मी किया, कैद कर रखा है, आप गिरफ्तार कर लीजिए। इसे गिरफ्तार करवा रहे हो चौबे जी? बस बस, अगर ज्यादा गड़बड़ करोगे तो उल्टा तुम्हें ही गिरफ्तार करवा दूंगा। जानते हो ये कौन है? मेरे बड़े भैया। तुम्हारे बड़े भैया? हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, मेरे बड़े भैया बहुत बड़े आदमी हैं। शंकर मिश्रा और तुम्हारे बड़े भैया? आशा? अरे आशा इनकी बेटी है। अरे राम 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 राम, तो मैं अपने समधी से ही लड़ रहा था। शंकर बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। अब तो झगड़े का कोई सवाल ही नहीं रहा चौबे जी, मुझे सब कुछ मिल गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 16 बरस बाद मुझे मेरा भाई मिल गया। बड़े भैया, जिंदगी भर तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा, अब मुझे छुट्टी, पूरी पूरी छुट्टी। माधव, तुझे कैसे छुट्टी दे सकता हूँ? ये आदमी तुम जो दुश्मन कहा करता था। माधव, दिल के जिस कोने को तू सुना छोड़ गया था, उसमें तुझे हमेशा हमेशा के लिए प्यार का बंदी बना रखूंगा। बड़े भैया,